मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपको एक फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट में नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। महीने के 8-10 लाख रुपए आप अकेले यहाँ बैठे बैठे नहीं लगा सकते। मेन गौशाला बनाने का रीज़न था कि जो रोड साइड की गौवंश है जो दूध देना बंद कर देती है, जब दूध देना बंद करती है तो दूध पालक उन्हें रोड साइड छोड़ देते हैं। वो गौवंश जिसने आजीवन दूध पिलाकर उस मालिक को उसके बच्चों को बड़ा किया है, और जब वही दूध देना बंद कर देती है तो उसे रोड साइड छोड़ दिया जाता है। अब इसमें आज उस गौवंश को दोष नहीं देंगे, उस मालिक को भी दोष नहीं देंगे कि जो मालिक जो हिंदू अपनी माता पिता को रोड साइड छोड़ देता है वो गौवंश को कैसे ही रखेगा। भगवान ने कुछ कुछ लोग बनाए और कुछ कुछ लोगों को ये जिम्मा दिया है। जैसे मुझे लगता है कि मुझे ये जिम्मा उन्होंने ही दिया है कि तेरी जिंदगी और तेरा कर्तव्य है कि तुझे अपने जीवन उस गौ माता को समर्पित करना है, और मैं वही कर रहा हूँ। ऐसे कई चीज़ें हुई है जिससे मुझे लग गया है कि हाँ मेरा जीवन इनके लिए ही है। और चंद पैसों के लालच में बेचने वाला हिंदू, दूध देने पर गोवंश को रोड पे छोड़ने वाला हिंदू, ट्रांसपोर्ट करने वाला हिंदू, आज कत्ल खाने चल रहे हैं, उसका भी आप ब्यौरा निकालोगे तो उसमें भी आपको पता पड़ जाएगा कि कौन क्या है। आज कुछ समाजों में ऐसा होता है कि इससे शादी करी और वो लड़की किसी और के साथ चली गई तो उस बच्चे को उसके पिता ने भी छोड़ दिया या बूढ़े माता पिता को उनके माता दादा दादी को सौंप दिया। तो ऐसे करके ऐसे 10 बच्चों हैं जिनकी ही ज़मीन पर उनको हमने घर बनाकर दे दिया। सरकारी स्कूल में उस सामने पूरा एडमिशन कराकर मंथली हमें राशन जितना हमसे हो पाता हम करते हैं, और 2 साल हो गए हैं आज उन पूरी देखभाल हम कर रहे हैं। कुछ लोगों का इंजाम ये भी है कि प्रवीण सिंह जी एक बेंचमार्क तैयार कर रहे हैं राजनीति में आने के लिए। सबसे पहले तो राजनीति से न आज मतलब है न आने वाले समय में मतलब है जी, और आज बोल रहा हूँ तो ये है कि कभी मैं दिखूंगा भी नहीं इस चीज़ में, न मेरे को जाने में इंटरेस्ट है न देखने में इंटरेस्ट है। पहली गौशाला की नींव की पूरी चुनाई मैंने करी है, चुनाई तक करी, चढ़ाई पूरी मैंने करी है। डॉक्टरी का काम पूरा, आज भी हम रेस्क्यू में जाते हैं तो सबसे पहले मेरी टीम को पीछे करके मैं रेस्क्यू करता हूँ क्योंकि उसमें रिस्क होता है। कुएं में उतरने की बात आती है तो सबसे पहले मैं उतरता हूँ और उसको बांध कर मैं आता हूँ। कोई एग्रेसिव गोवंश है जिसको पकड़ने की बारी हो तो मैं सबसे पहले पकड़ता हूँ। जब तक आप अपनी गौशाला में गोवंश की सेवा में आप ग्वाल नहीं बनोगे, डॉक्टर नहीं बनोगे, एक सेवक नहीं बनोगे, तब तक आपकी सेवा निस्वार्थ है जी, कोई मतलब नहीं सेवा का। मेरा सोशल मीडिया पे आने का मकसद ही यही था कि आने वाले यूथ में बदलाव लाना जी। आज हम देखते हैं तो आने वाला यूथ एक सही चीज़ में होता है तो 99 चीज़ों में वो गलत जाता है जी, और वही प्रथा चलती आ रही है। उसको बदलने के लिए ही मैंने सोशल मीडिया का एक चैलेंज स्टार्ट किया था। इस 2 साल के उपरांत में आज 2500 गौशाला हमारे अंडर में कार्य करती है पूरे भारत में। 2500 गौशाला? 2500 तो ऐसे नाम बोल रहा हूँ, बाकी 10,000 गौशाला भी बनी होगी। इस गौशाला को बने 2 साल हो गए और आज दिन तक कोई राजनेता, कोई व्यक्ति विशेष, समुदाय या कोई संगठन या ग्रामवासी या नगरवासी किसी ने एक चारे का फूला यहाँ तक दान नहीं किया। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान, हमारा खास कार्यक्रम द अलवेला शो। आज जो है स्टूडियो में नहीं बल्कि हम जो आए हैं गौशाला के अंदर आए हैं, नाथद्वारा की एक गौशाला जो प्रवीण जी चौहान द्वारा संचालित है। और प्रवीण जी के लिए अगर एक मैं पंक्ति गुनगुनाना चाहूँ तो एक दोहा जरूर मुझे याद आता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बिल्कुल इस कम उम्र में जो जज्बा आपने रखा है, जो हौसला आपका है, और 12 साल से अनवरत ये सफर जारी है और महज 26 साल आपकी उम्र है। मतलब यूं कहा जाए कि जब से समझ आई है, जब से गौ सेवा के कार्य में लीन है, कि प्रेरणा कहाँ से मिली। और अब तक 3 गौशाला का निर्माण कर चुके हैं, लगभग 300 से 400 गायों की सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। कहाँ से मिली ये प्रेरणा? प्रेरणा तो जैसे जब छोटे थे तब
अपने दाता हुकुम थे, तो उनके साथ ही शुरू से खेलते कूदते बड़े हुए हैं। वही हमारा प्रेरणा स्रोत है। तो वो जब दाता को हम छोटे थे तब उन्होंने एक पूरी बस्ती को गोद ले रखा था। पूरी बस्ती को गोद लेने इन द सेंस कि बस्ती में बच्चों को स्टेशनरी देना, स्कूल की पढ़ाई के लिए खर्च दे देना, कोई सक्षम नहीं है तो त्योहारों पर मिठाई देना, गरीबों को कपड़े, मतलब कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट होती थी जितना वो कर सकते थे उतना वो कर देते थे। तो शुरू से उनको ही देखते आए। एक पशु के प्रति उनका लगाव था जो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा। और वहीं से वो एक नीम स्टार्ट हुई थी, हमारी नीम हुई थी कि भाई जो दाता हुकुम कर रहे थे उनको आगे बढ़ाना है। तो दाता हुकुम के साथ साथ जब ये नीम स्टार्ट हुई तो दाता हुकुम के स्वर्गवास होने के बाद उनका जो सपना था गौशाला, बच्चों की सेवा और इस फील्ड में आगे बढ़ना, हमने प्रॉपर स्टार्ट कर दिया। फिर उस समय एक बेबीराज फाउंडेशन, हमने हमारा फैमिली बिजनेस मार्को बेबीराज फाउंडेशन करके, बेबीराज कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी, तो उसी के नाम से हमने एक एनजीओ स्टार्ट कर दिया। उस एनजीओ के अंतर्गत हम वो सारे कार्य करते थे और आज भी कर रहे हैं जो दो हाथों से कर सकते हैं। यही नहीं कि एक ही फील्ड में एक ही चीज को लेके चलो, नहीं। किसी गरीब को कुछ देना हो तो वो, किसी अनाथ बच्चे को गोद लेना हो तो, किसी पशु की रक्षा करना हो, पशु को चिकित्सालय पहुंचाना हो, तो सारे काम हम करते हैं। शादियों का बचा हुआ खाना बस्तियों में बंटवाना हो, बस्तियों में स्टेशनरी वितरण करवाना हो, स्वेटर सर्दी में, हर एक चीज हमने करी है और आज भी करते आए हैं। और 2020 में आते आते गोवंश की स्थिति बिगड़ने लगी, एक लंपी बीमारी आई जैसे हमारे कोरोना आया। तो उस समय हमने 7 से 8 लाख रुपए की मेडिसिन तो हर गांव में सप्लाई करी, हर एक घर में सप्लाई करी। फिर स्थिति और बिगड़ने लगी तो वहां से हमारा एक प्रॉपर गौशाला का कार्य स्टार्ट हुआ जो आज चलता आ रहा, जिसमें हमने 2024 में पहली गौशाला बनाई, 2025 में दूसरी गौशाला बनाई और 2026 की स्टार्टिंग में हमने कल ही तीसरी गौशाला की नींव रखी जो 25 बीघा में बनने जा रही है। जी। अच्छा, बचपन से दाता हुकुम को देखते आ रहे थे कि जिस तरह से दाता हुकुम जो है लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, सेवा भाव था। पर ये सारी चीजें चलाने के लिए कहा जाता है कि पैसा बहुत जरूरी है। हालांकि पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है। ये पैसा कहाँ से आता है, कैसे सारी चीजें मैनेज होती है? क्योंकि 300 गायों का भरण पोषण करना कोई मामूली बात नहीं है। जैसे लगभग 50 से 60% तो फैमिली, जो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं वो सपोर्ट कर देते हैं। महत्वपूर्ण जो है वो फैमिली है। मेरी पूरी फैमिली, मेरे पापा हुकुम, सब कुछ इसी में लगे हुए हैं। आज जितना मैं कार्य नहीं करता हूँ, जितना मेरा चेहरा आता है पीछे, 90% कार्य वो करते हैं। आज इस जमीन की वैल्यू 3 करोड़ के आसपास है, जो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बोला कि गौशाला बना दे, मैं दे रहा हूँ, करो सेवा करो। आज 25 बीघा जो तीसरी गौशाला की जमीन ली है उसमें भी आधा हिस्सा पूरा उन्होंने दिया है और मैंने लोन लेके इधर उधर करके वो मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे भी जब दूसरी गौशाला बनाने की बात थी तब कंस्ट्रक्शन की, हमारे पास कंस्ट्रक्शन का कार्य, हमारे पास 2 जेसीबी है, तो बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने, जब 23 लाख रुपए की जरूरत थी तो वो जेसीबी सेल कर दी और वो शेड बनाया। ऐसे ही कभी ट्रैक्टर बेच दिया कंस्ट्रक्शन का काम जब जरूरत पड़ी, और वो कार्य निरंतर चलता रहता। अब वो चीज़ें बेची, उसका न तो हमें कोई दुख है न कोई वो हम मुसीबत में गए, और हमें कभी कुछ लगा ही नहीं है, क्योंकि जितना हम सेवा में लगा रहा है भगवान कहीं ना कहीं से उतना हमें वापस दे देता है। तो वही चीज़ है कि सेवा करते रहो, निस्वार्थ सेवा करोगे तो जो आप लगा रहे हो उससे 4 गुना भगवान आपको कहीं ना कहीं से तो वापस देता ही है, और वैसा ही हो रहा है। तो मतलब किसी चीज का इल्म नहीं है कि भाई पिताजी का एक अच्छा पारिवारिक बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, जेसीबी तक बेचनी पड़ गई, ट्रैक्टर तक बेचना पड़ गया, कभी कोई विवाद नहीं होता है घर में भैया वगैरह से कि यार तेरी वजह से ये हो रहा है, तेरी वजह से ये हो रहा है? जैसा कि मैंने बोला कि मेरी पूरी फैमिली इस चीज में है जी। जैसे दाता हुकुम की पद चिन्हों पर चलते आ रहे हैं, तो पापा हुकुम के दिमाग में भी वही चीज है और पापा हुकुम से मेरे दिमाग में भी वही चीज है जी। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीजें चलती आ रही है। जो आपको आज 1 2 3 गौशाला बनने दिख रही है, वो सब क्या है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपको एक फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट में नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। महीने के 8-10 लाख रुपए आप अकेले यहाँ बैठे बैठे नहीं लगा सकते हो। आज बड़ा भाई बिजनेस संभालता है, सब कुछ वो देखता है, पापा गौशाला सेवा भी मैनेज करते हैं और वो भी मैनेज करते हैं और दूसरे काम भी मैनेज करते हैं।
और जितना हम कमाते हैं उसका 80% तो सीधा इन गौशाला में चला जाता है। हमने कभी इतना सोशल मीडिया पर भी दान का इतना किया नहीं है, कभी हमने ऑफिशियली मांगा नहीं है। हाँ, आप अगर सहयोग करने चाहो, आज दिन का रिकॉर्ड है, कभी यहाँ लोकल में कभी पर्ची नहीं कटवाई है, पर्ची बुक लाकर भी कहीं जाकर बोला नहीं कि पर्ची कटवाओ। यहाँ कोई आकर दान करना चाहता है तो करता है, पर लोकल में से आज पर कोई आकर दान किया नहीं, किसी ने एक पूला दान नहीं किया है। जो है बस वो ठाकुर जी वो कर रहे हैं, जो निस्वार्थ है, जो अपने आप हो रहा है। हमें नहीं पता कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, पर सारी चीजें सिस्टमेटिक होती जा रही है। हमने एक गौशाला बना दी, 2 बना दी, अब तीसरी बना रहे हैं और आने वाले समय में और बनाएंगे। अधिकतर गायें वो है जो कहीं कटने के लिए जारी होती है, या जिनका आपको मालूम पड़ता है कि यार ये पूरा गोवंश का एक लोड जो है गाड़ी भर कर जो गोवंश को ले जाया जा रहा है, ऐसी गायों का रेस्क्यू ज्यादा करते हो कि सूचना ये मुखबरी तंत्र कहाँ से मजबूत है आपका इतना? जैसा कि मेन गौशाला बनाने का रीजन था कि जो रोड साइड की गोवंश है जो दूध देना बंद कर देती है, जब दूध देना बंद करती है तो दूध पालक उन्हें रोड साइड छोड़ देते हैं। वो गोवंश जिसने आजीवन दूध पिलाकर उस मालिक को उसके बच्चों को बड़ा किया है, और जब वही दूध देना बंद कर देती है तो उसे रोड साइड छोड़ दिया जाता है। अब इसमें आज उस गोवंश को दोष नहीं देंगे, उस मालिक को भी दोष नहीं देंगे कि जो मालिक, जो हिंदू अपनी माता पिता को रोड साइड छोड़ देता है, वो गोवंश को कैसे ही रखेगा। भगवान ने अब कुछ कुछ लोग बनाए हैं और कुछ कुछ लोगों को ये जिम्मा दिया है। जैसे मुझे लगता है कि मुझे ये जिम्मा उन्होंने ही दिया है कि तेरी जिंदगी और तेरा कर्तव्य है कि तुझे अपने जीवन उस गौ माता को समर्पित करना है, और मैं वही कर रहा हूँ। ऐसे कई चीजें हुई है जिससे मुझे लग गया है कि हाँ, मेरा जीवन इनके लिए ही है। और आज दिन तक रिकॉर्ड है कि जो मैंने जो चीजें बोली है गोवंश के लिए वो हो ही है, जो यूँ लगता है कि नहीं होगी पर हुई है। और आपके क्वेश्चन का जवाब कि मुखबरी हमें ऐसे मिलती है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति विशेष को पकड़ते हैं जो तस्करी करते हुए पकड़ा गया है, तो व्यक्ति विशेष को नुकसान होता है तो वो यही चाहता है कि मेरे साथ जो कार्य कर रहा है उसको भी नुकसान हो, तो उस चक्कर में जो दूसरी गाड़ियां है उसको भी पकड़ाता है। और ऐसे ऐसे मुखबरी में हम जो हमारे नज़र में आती है वो पकड़ में आ जाती है। उसके बाद कई गौ सेवक कई धरातल पर कार्य कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टोल पर ऐसे कोई गोवंश की गाड़ी निकलती है तो टोल से फोन आ जाता है, किसी को भी रोड साइड गोवंश दिखती है गाड़ी में भरते हुए तो फोन आ जाता है, तो अब नाकाबंदी करके उन्हें वहां से रेस्क्यू करके गौशाला ले आते हैं। अब तक कितनी गायों को ऐसे रेस्क्यू, कितनी गाड़ियों को ऐसे रेस्क्यू करके छुड़ा है? अभी लगभग यहाँ 70 से 80 गोवंश वो है जिनको हमने रोड साइड से रेस्क्यू किया है और तस्करी से रेस्क्यू किया है। ओके। और रेस्क्यू मेन डेयरी फार्म की आड़ में पिकपो में भर के ले जाते हैं देसी गोवंश को, जिनके थनों में दूध नहीं होता, इन्हें ये यहाँ से गुजरात बॉर्डर तक लेके जाते हैं। वहाँ भैंसों के बदले इनको बेच देते हैं चंद पैसों के लालच में, और वहाँ से वो आगे मांस में सप्लाई कर देते हैं। जी भाई, हिंदू समाज में रहते हैं, कितना दुखदाई मानते हैं इस घड़ी को कि जब एक गोवंश कटने के लिए जा रहा होता है, मतलब वो जो मंजर है उसको किस तरह से देखते हैं? मतलब आज नॉर्मल सा अपन उदाहरण देते हैं कि आज दिन तक जो हमने गाड़ियां पकड़ी है उसमें कोई असामाजिक तत्व नहीं मिला है। कहने का तात्पर्य है कि वो हिंदू ही रोड साइड छोड़ने वाला, वो हिंदू ही दूध पीने वाला, वो हिंदू ही उस पिकअप में मिलता है जो ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहा है। अच्छा, सिर्फ सारे हिंदू ही होते हैं, सारे इस हमारे धर्म से ही होते हैं। और चंद पैसों के लालच में बेचने वाला हिंदू, दूध न देने पर गोवंश को रोड पे छोड़ने वाला हिंदू, ट्रांसपोर्ट करने वाला हिंदू, आज कत्ल खाने चल रहे हैं, उसका भी आप ब्यौरा निकालोगे तो उसमें भी आपको पता पड़ जाएगा कि कौन क्या है। तो गलती कहीं ना कहीं हमारे समाज में ही है। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए कि गोवंश की सेवा के साथ साथ हमने सुना है कि आपने कम से कम 10 ऐसे बच्चे भी हैं, उनको भी आपने गोद ले रखा है, उनका पूरा भरण पोषण का खर्च भी आप करते हैं। कुछ लोगों अगर परिवार के साथ थे तो उन्हें मकान बनाकर भी दिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गौशाला से पहले से मेरा एक फाउंडेशन चलता है, बेबीराज फाउंडेशन, जिसमें हम वो सारे कार्य करते हैं जो हम 2 हाथों से कर सकते हैं। तो उसमें ऐसे कई बच्चे जो हमारे पास आए जिन पर माता पिता का साया नहीं था, किन पर माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वो उनका देखभाल कर सकते हैं। आज कुछ समाजों में ऐसा होता है कि
इससे शादी करी और वो लड़की किसी और के साथ चली गई, तो उस बच्चे को उसके पिता ने भी छोड़ दिया, या बूढ़े माता पिता को उनके माता दादा दादी को सौंप दिया। तो ऐसे करके ऐसे 10 बच्चों हैं जिनकी ही जमीन पर उनको हमने घर बनाकर दे दिया। सरकारी स्कूल में उस सामने पूरा एडमिशन कराकर मंथली हमें राशन जितना हमसे हो पाता हम करते हैं, और 2 साल हो गए हैं आज उन पूरी देखभाल हम कर रहे हैं और अच्छे से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी प्रवीण जी, जीवन का क्या मकसद है? मतलब अब आगे क्या, मतलब क्या पूरी जिंदगी गौ सेवा का ही एक लक्ष्य ठाने में है, या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों का इंजाम ये भी है कि प्रवीण सिंह जी एक बेंचमार्क तैयार कर रहे हैं राजनीति में आने के लिए? सबसे पहले तो राजनीति से न आज मतलब है न आने वाले समय में मतलब है जी। और आज बोल रहा हूँ तो ये है कि कभी मैं दिखूंगा भी नहीं इस चीज़ में, ना मेरे को जाने में इंटरेस्ट है ना देखने में इंटरेस्ट है। दूसरी बात कि कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से मुझे लगा कि वो ठाकुर जी वो भगवान ये चाहते हैं कि तू अपना जीवन इस गौवंश के लिए समर्पित कर। तो ये एक वाक्य बताइए ना ऐसा। ऐसे कई वाक्य हुए हैं, जैसे एक छोटा सा वाक्य मैं बताता हूँ। एक घर की बात बताऊं, पुराना वाक्य है कि एक छोटा सा हमें बच्चा मिला था, मतलब जैसे सुबह 5 बजे की बात है। एक पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, बड़ी बारिश में सुबह 5 बजे गेट के बाहर किसी फीमेल डॉग ने एक बच्चे को जन्म देकर वहां चली गई। मतलब कुछ सेकंड का जो बच्चा होता है, और ऐसे कभी भी कोई माँ अपने बच्चे को वहां छोड़कर नहीं जाती है। वो पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, उसने उस बच्चे को वहां छोड़कर चली गई। छोड़कर मतलब छोड़ा कि जिसकी पूरी नस भी थी, पूरा जैसे थैली से निकला ही हुआ होता है। उसको जैसी सुबह गेट खोला तो देखा बच्चा था और अवस्था में था। तो अब ये था कि अब इसकी माँ को तो ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो उसने बच्चे दे रखे होंगे। उसको सही किया, उसको रखा, फिर गांव में ढूंढा कि कहाँ बच्चे दे रखे होंगे। तो ढूंढने के पश्चात मुझे एक कुआं दिखा था, खराब कुआं। उस कुएं के अंदर एक माँ थी, ठीक है। अच्छा। वो कम से कम 7-8 दिन से उस कुएं में फंस गई थी। वो उसकी माँ नहीं थी, किसी और की माँ थी। उसने भी बच्चे दे रखे थे जिसके सारे बच्चे मर गए थे क्योंकि वो 7-8 दिन से उस कुएं में थी। तो उस बच्चे के चक्कर में इसको बचाया, इसको बाहर निकाला। अगर 1-2 दिन और लेट होता तो ये भी मर जाती क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई। तो किसी और के बच्चे को किसी और की माँ के साथ अपने रखा, तो दोनों ने माँ को माँ से मिल गया और बच्चा बच्चे से मिल गया, जबकि दोनों की माँ अलग थी और बच्चे अलग थे और दोनों का जीवन बच गया जी। तो ऐसे इंसिडेंट कम ही होते हैं जो मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर ऐसा कोई तरीका भगवान हिंट दे रहा है तो अपन को इस राह में ही चलना है। गायों के साथ भी बहुत हिंट होते रहते हैं, कभी मेरे ऊपर आई आपदा वो ले लेते हैं। ऐसे कई, मैं मरते मरते बचा हूं तो यूं लग रहा है अभी मरने वाला हूँ। गौशाला में उसी समय किसी गौवंश की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, मतलब कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, और बैठे बैठे वो ऊपर चली जाती है। तो उसमें ये पता लग जाता है कि वो ऐसा हुआ है कि मेरी आपदा मेरी गौवंश ले लेती है जी। ऐसे इंसिडेंट अक्सर होते ही रहते हैं। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या चुनौतियां क्या आती है इस पूरे काम को करने में? क्या क्या चुनौतियां आपको रोज फेस करनी पड़ती है? आज एक चुनौतियों में सबसे पहले तो मैं सभी का जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज हमारे साथ लगभग सोशल मीडिया पर 30 लाख लोग जुड़े हुए हैं। और कभी भी मैंने आज चीज नोटिस करी है कि हजारों लोग कार्य करते हैं, उनकी आलोचना होती है, कोई ना कोई उनके कमेंट सेक्शन में कुछ या तो कुछ नेगेटिव देता है, कुछ भी बोलता रहता है। पर मैंने इस 2 साल में देखा है कि आज दिन का रिकॉर्ड है, मेरा कोई भी नेगेटिव कमेंट कभी नहीं आया। मतलब 99% यही रहता है कि लोग अच्छा ही बोलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उन लोगों को वो दिखा रहा हूँ जो दूसरे लोग नहीं दिखा सकते हैं। मैं वही बताता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो मेरे द्वारा किया जा सकता है। चाहे वो गौशाला बनाने की बात हो, कचरों का डंपिंग यार्ड है जहाँ 300-400 गौवंश कचरों पर अपना जीवन यापन कर रहे हो, उसको बंद कराने की बात हो तो उसको बंद कराया। उस कचरों के यार्ड से सारी गौवंश को लाकर अपनी गौशाला में लाया हूँ। तो मैंने वही बोला है जो मैं कर सकता हूँ। एक गौशाला बनाने की बात करी तो 2 बना दी, अब तीसरी भी बना रहा हूँ। इस वजह से आज दिन रिकॉर्ड है कि पूरे भारत से कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया, नेगेटिव छवि खराब नहीं हुई है। वही है जो यहाँ पर है और वही सोशल मीडिया पर है जी। चुनौती क्या आती है?
चुनौती तो ये है कि हर दिन चुनौती आती है, पर वही बता रहा हूँ कि सारे काम वो कर रहा है। तो मुझे आज दिन तक ऐसा लगा नहीं कि चुनौती आ रही है। चुनौती धक्के खा खा कर ही बने, पर हमने उसको चुनौती नहीं समझा है। हमने ये सोचा है कि जैसे वो जेसीबी बेची, लोगों के लिए वो चुनौती है, पर हमारे लिए वो था कि भगवान ने हमसे कुछ मांगा है कि तुम इस कार्य में क्या अपना समर्पण दे सकते हो। तो हमने बोला कि ये लो, ये जेसीबी बेच दी। हमें उस चीज का दुख नहीं है, ना कोई अंदर से भाव है, क्योंकि वो गई तो हमें कोई दुख ही नहीं हुआ है, और उसका कार्य वो अपने आप भगवान करवा के हमें दे रहे हैं। तो ट्रैक्टर बेचा तो भी दुख नहीं है। तो ऐसे वो चलता आ रहा है और निरंतर हमारे काम कार होते रह रहे हैं। 25 बीघा जमीन लिए, लोन लेके लिए, इधर उधर अपनी पापा ने दूसरी जमीनें बेची है, वैसे लिए, पर वो चुनौती है दूसरों के लिए। पर हमारे लिए यूं है कि वह वो सेवा में जा रही है और वो काम अपने आप होंगे। तो आज दिन तक ऐसा लगा नहीं है कि हमें कोई चुनौती का सामना करना पड़े। कितने स्टाफ है यहाँ पर, कितने जने काम करते हैं यहाँ पर? ऐसे ऑफिशियली हमारे पास 13-14 लोग हैं जो यहाँ सैलरी पर काम करते हैं। 6-7 लोग ऐसे भी हैं जो बिना सैलरी पर काम करते हैं। तो ऐसे ही मान के चलो आप 20-22 लोग हमारा 20-22 लोगों का पूरा है। और सुबह कितने बजे आते हैं आप यहाँ पर? मेरे प्रतिदिन के 18 घंटे इस गौशाला में निकलते हैं। अच्छा, 18 घंटे। भले मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही है, पर जिस दिन से इस जमीन पर मैंने पैर रखा है और आज का दिन है, 20, 18, 16, 15 घंटे मुझे इस गौशाला में देने ही होते हैं जी। और ऐसी सिचुएशन भी आई है जब मैं 6-7 महीने, मेरा घर भले 1 किलोमीटर दूर है, मैं 6 महीने तक इस गौशाला में रहा हूँ जी। यहीं से बाहर जाना, यहीं से अंदर आना, रात को भी यहीं रहना, सुबह वापस उठ के इसी में काम में लगा। अच्छा, मतलब कभी ऐसा, मतलब हाँ, ये भी सुना है कि आप जब है खुद ही मौके पर भी जाते हैं, कभी रेस्क्यू करना होता है तो खुद भी जाते हैं मौके पर? ऐसा होता है कि अगर आप कोई सेवा कर रहे हो, गौशाला बनाकर गायों से भरकर और दूसरों से काम करवाना, उसका कोई मतलब नहीं रहता है जब तक आप वो चीजें नहीं करते हो। मेरा शुरू से ये रहा है कि आज इस पहली गौशाला की नीम की पूरी चुनाई मैंने करी है। चुनाई तक करी? चुनाई पूरी मैंने करी है। डॉक्टरी का काम पूरा। आज भी हम रेस्क्यू में जाते हैं तो सबसे पहले मेरी टीम को पीछे करके मैं रेस्क्यू करता हूँ, क्योंकि उसमें रिस्क होता है। कुएं में उतरने की बात आती है तो सबसे पहले मैं उतरता हूँ और उसको बांध कर मैं आता हूँ। कोई एग्रेसिव गोवंश है जिसको पकड़ने की बारी हो तो मैं सबसे पहले पकड़ता हूँ। जब तक आप अपनी गौशाला में गोवंश की सेवा में आप ग्वाल नहीं बनोगे, डॉक्टर नहीं बनोगे, एक सेवक नहीं बनोगे, तब तक आपकी सेवा निस्वार्थ है जी, कोई मतलब नहीं उस सेवा का। तो आपको सारे कार्य करना आना भी चाहिए और करना भी चाहिए, तब जाकर आप कहीं ना कहीं उस गौशाला को चला पाओगे और आप एक सेवा कर पाओगे जी। प्रवीण जी, इसका मतलब तो ये हुआ पूरी बातचीत से मैं तो ये समझाऊंगा आपके जो आराध्य देव हैं वो कृष्ण भगवान? हाँ, सबसे पहले तो मेरे दाता हुकुम है जी, उसके बाद मेरी फैमिली, फिर वो सारे भगवान, वो सारे देवता जी, वो सब एक समान है। जिस तरह मेरी फैमिली उसी तरह वो आराध्य भी मेरी फैमिली का ही हिस्सा है जी, क्योंकि उनके द्वारा ये गौशाला चल रही है और मेरी फैमिली के द्वारा ये गौशाला चल रही है, तो मेरे लिए वो भी मेरे आराध्य है जी। और वो दाता हुकुम जिससे मैं वो सीखा हूँ तो वो भी मेरा आराध्य है। आज दाता हुकुम का नाम तो बताया हमें। भगवत सिंह जी। भगवत सिंह जी चौहान साहब। हाँ जी। वाकई में यार बड़े तगड़े उन्होंने आपको संस्कार दिए, और जिस तरह से बच्चे के अंदर एक भावना डेवलप होनी चाहिए, तो अब मतलब कोई जीवन में सपना नहीं है कि जैसे आज के युग में हम जेन जी जनरेशन को देखते हैं तो बिल्कुल हर जने का सपना होता है कि यार मेरे को ये मेरी ड्रीम कार है, ये लानी है, ये बिजनेस करना है, इस उम्र तक ये सेट करना है, इस उम्र में शादी करनी है, ये सब कोई सपना नहीं। जैसे जैन जी की मैं चलो बात बताता हूँ, तो मेरा सोशल मीडिया पे आने का मकसद ही यही था कि आने वाले यूथ में बदलाव लाना जी। आज हम देखते हैं तो आने वाला यूथ एक सही चीज में होता है तो 99 चीजों में वो गलत जाता है जी, और वही प्रथा चलती आ रही है। उसको बदलने के लिए ही मैंने सोशल मीडिया का एक चैलेंज स्टार्ट किया था। इस 2 साल के उपरांत में आज 2500 गौशाला हमारे अंडर में कार्य करती है पूरे भारत में। 2500 गौशाला? 2500 तो ऐसे नाम बोल रहा हूँ, बाकी 10,000 गौशाला भी बनी होगी। और वो सब कैसे बनी है कि 2 साल पहले ये था कि गौशाला कोई पैसे वाला ही बना सकता है, गौ सेवा पैसे वाला ही कर सकता है। तो 2 साल की चैलेंज के बाद लोगों में हमने ये भावना जगाई कि आज एक हर युवा गौ सेवा के प्रति जागरूक हो गया, और लाखों करोड़ों युवा है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो गौ सेवा के प्रति जागरूक हो गए।
आज वो सेवा दे रहे हैं, धरातल पर कार्य कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं और अपने समय निकाल कर गौशालों में जाकर सेवा दे रहे हैं। और ऐसे कई हजारों युवा है जिन्होंने गौशाला बना दी अपने दम पर, जिनको एक स्टेप लेने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मुझे ये स्टेप लेने में 5 साल का निर्णय लगा था। 5 साल तक मैंने अपने खुद को सक्षम बनाया, उसके बाद एक गौशाला का निर्णय लिया था। तो वैसे ही लोग, बच्चे डरते हैं कि मैं अगर ने स्टेप ले लिया तो समाज क्या बोलेगा, अगर मैं कर नहीं पाया तो लोग क्या कहेंगे। तो वो खत्म करके आज के युवाओं को मैंने ऐसा मोटिवेशन दिया है कि आज 2000 गौशाला युवाओं ने बनाई है, जिसके पीछे भी एक सपोर्ट नहीं है। और आज वो कई उदाहरण दे रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, गोवंश की सेवा कर रहे हैं। और जैन जी का पूरा बदल कर गौ सेवा की तरफ मैं ले आया हूँ जी। तो काफी अच्छा भी लगता है कि आने वाला यूथ सेवा के प्रति जागरूक हो रहा है। और निरंतर मैं देखता हूँ तो सोशल मीडिया पर काफी बढ़ता ही जा रहा है, जो कम नहीं हो रहा है। तो इस जैन जी को जैन गो बना पाओगे क्या? गौ सेवा के प्रति समर्पित ग्वाले लगभग तो बन गए हैं जी। अब बच्चे खुचे भी 2026 में बना देंगे जी। ऐसी पूरी मनोकामना है, क्योंकि अगर मैंने अपना 100% दिया है तो भगवान वैसे ही उनको बदल देंगे। जी। आज हमने सुना है कि मंत्री जी से भी काफी अच्छे ताल्लुकात हैं जोगाराम जी से। जैसे उनका फील्ड भी पशुपालन विभाग से, हमारा भी गौ सेवा से। तो हमारे कुछ मित्र है जो उनके फैमिली में है, तो उनके द्वारा हमारा कुछ बार मिलना भी हुआ है। तो उनकी वजह से ही काफ़ी हमें सपोर्ट किया है उन्होंने भी कहीं कहीं पर कि कैसे आपको सरकारी चीज़ों का लाभ लेना चाहिए, जबकि आज दिन तक हमने लिया नहीं है। पर उनके अभी सरकारी लाभ भी एक भी नहीं लिया अभी तक। हमने कोई पशुपालन विभाग में रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा रखा है, सिर्फ जो गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए गौशाला के लिए वो बना रखा है, जिसके ऊपर हम गौशाला चला रहे हैं। बाकी किसी प्रकार का अनुदान हमने आज दिन तक नहीं लिया है। अब जाकर तीसरी गौशाला में अगर सही स्कीम्स हमारे पास आती है तो हम बिल्कुल उनका उपयोग करेंगे। जी। आज अब चैनल के माध्यम से इतने समर्थक भी आपके हैं सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहते हैं उनसे, क्या अपील करना चाहते हैं? क्या वाकई में आप जो तीसरी गौशाला बन रही, क्योंकि एक आदमी एक कदम चल सकता है, 2 कदम चल सकता है, 3 चीज़ों को मैनेज करने के लिए तो वाकई में पैसा सब कुछ नहीं, पर पैसा बहुत कुछ तो है ही। क्या अपील करना चाहते हैं? आज पैसा सबके पास है। आज पूरे भारत में ऐसे कई समुदाय जिनके पास अनंत पैसा, पर वो पैसा सही जगह नहीं लगा रहे। आज अगर हर एक युवा, उस युवा की फैमिली जिनके पास अनंत पैसा है, जो पैसा लगा सकता है, जो दान कर सकता है, तो पूरे भारत में ऐसे ही कोई स्थान नहीं होगा जहाँ पर गोवंश की स्थिति में आप लोग सुधार ना ला पाओ। तो मैं चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अपने आसपास जाकर देखो, आसपास की गौशालाओं को देखो, जो धरातल पर कार्य कर रहे हैं उनको देखो, जितना आपसे हो सके उतना उनको सपोर्ट करो। आप फालतू चीज़ों में खर्च करके ना करके सही जगह खर्च करके देखो, सेवा में खर्च करके देखो। जो बदलाव आपके जीवन में आएगा तो आप वो खर्च सेवा में ही करोगे, वहाँ नहीं कर पाओगे। तो मैं यही आशा रखता हूँ कि इस सीख के बाद आप हमारे साथ जुड़े, चैनल के साथ जुड़े और कई लोग जो धरातल पर कार्य कर रहे हैं आपके आसपास जाकर देखें और उनके साथ जुड़े। अच्छा, एक अंतिम और आखिरी सवाल है आपसे, क्या यहाँ के लोकल लोगों ने या फिर लोकल राजनेताओं ने, क्योंकि बहुत सारे दल ऐसे हैं जो गौ सेवा के नाम पे वोट तो मांगते हैं, पर क्या धरातल पर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कभी कोई नेता या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आया आप लोगों की मदद करने के लिए आगे? मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि इस गौशाला को बने 2 साल हो गए और आज दिन तक कोई राजनेता, कोई व्यक्ति विशेष, समुदाय या कोई संगठन या ग्रामवासी या नगरवासी, किसी ने एक चारे का फूला यहाँ कर दान नहीं किया है। सोशल मीडिया से कुछ सबके लिए नहीं बोलूँगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनडायरेक्टली कभी कभी दान कर भी देते हैं, क्योंकि 10% लोग, 100 में से 10% ऐसे होते हैं जो दान करते हैं। पर यहाँ पर ऐसा है कि 1% दान करने वाले और 99% सिर्फ देखने वाले, तो वही हो रहा है जो अभी आपके सामने। जी, तो ये थे प्रवीण जी चौहान, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा है कि भाई 2 गौशालाओं को निर्माण कर चुके हैं और एक की बात करी थी, उसके बदले में 2 बना चुके हैं और तीसरा कार्य कल ही यहाँ पर प्रारंभ करना है। और अब हम भी चाहते हैं कि भाई जिस तरह से ये युवक जो है
इनके दाता हुक्म के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए बिल्कुल आमदा है। परिवार के संस्कार इनकी बातचीत में भी यहाँ पर साफ तौर पर झलक रहे हैं कि जिस तरह से सेवा भाव के संस्कार इनके परिवार ने यहाँ पर दिए थे, तो बिल्कुल इन्होंने उस कार्य को करते हुए ये तीसरी गौशाला भी यहाँ पर बना रहे हैं। हम भी चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि आप भी अगर प्रवीण जी की मदद करना चाहते हैं, इनको कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो आप भी यहाँ पर जरूर आगे आएँ। नीचे प्रवीण जी के नंबर भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, की मदद कर सकते हैं। और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हर चीज़ का जवाब यहाँ पर दिया। कुछ इंजामात भी इनके ऊपर लगे थे कि भाई गौ सेवा के माध्यम से राजनीति में भी आगे आना चाहते हैं, पर उस पर भी आज खुलकर प्रवीण जी ने अपनी प्रतिक्रिया पर दी है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेरा जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।